Yes, students, in this lecture we are going to study the parallel combination of cells. तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये हमारे दो सेल हैं, ठीक है, तो ये दो सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो दोनों हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हम कहेंगे दिस इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब ये जो ऊपर वाला सेल है हम मान लेते हैं कि इसका ईएमएफ हमारा E1 है और जो नीचे वाले सेल हैं इसका मान लेते हैं ईएमएफ हमारा कितना है, E2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R2 है। अब ये हमारे पॉइंट्स हैं A और ये B, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला सेल जो है वो भी AB के अक्रॉस है और नीचे वाला सेल वो भी AB के अक्रॉस है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों के अक्रॉस सेम होगा। तो पहले हम ऊपर वाले सेल के लिए निकालते हैं V बराबर होगा हमारा E1 माइनस, सॉरी अभी करंट हमने नहीं एज्यूम की, तो हम मान लेते हैं इसमें हमने करंट I1 मानी है और इसमें हमने करंट I2 मानी है और ये हमारी टोटल करंट के बराबर होगी, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर होगी। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, ऊपर वाले सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, E1 माइनस I1 R1 होगा। तो इस रिलेशन से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 बराबर आएगा हमारा E1 माइनस V अपॉन R1। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब नीचे वाली जो ब्रांच है ये वाली ब्रांच है, इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी VAB के बराबर होगा, दैट इज़ V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। अब यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन हमारी 2। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया है यहाँ पे, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम रिप्लेस करते हैं एक सेल से और वो सेल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वही इफेक्ट हमारा एक सेल प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट सेल, उसको हम बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट सेल, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा वो इक्विवेलेंट सेल है, इसको हम लगाएंगे AB के अक्रॉस ही। तो ये जो होगा हमारा E इक्विवेलेंट है और जो इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो R इक्विवेलेंट मानेंगे। ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B। तो अब AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज I, क्योंकि इसमें भी टोटल करंट हमारी I होगी जो ऊपर फ्लो हो रही थी, I इंटू REQ। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, सॉरी ये अभी इक्वेशन नहीं, अभी हम I की वैल्यू निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। और हम पहले ही देख चुके हैं कि जो टोटल करंट I है वो हमारी किसके बराबर है, बट वी नो दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होती है। तो अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 से I1, I2 और I की वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देंगे। सो दिस विल कम E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2।
तो अब इसको हम अलग कर लेते हैं। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिखता है। तो ये हो जाएगा हमारा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 मिल जाएगा। एक तो ये रिलेशन मिल गया। दूसरा क्या मिला कंपेयर करने पे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। अगर हम सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो जो उसका इफेक्टिव EMF आएगा वो इन रिलेशन से हमें निकालना होगा। इफेक्टिव EMF और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इन फार्मूलाज में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तब हम निकाल पाएंगे। अब इन्हीं को हम जनरलाइज कर देते हैं n सेल्स के लिए। तो हम लिख लेते हैं फॉर n सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, so this will come E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 plus dash 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 En upon R suffix n। तो ये हो जाएगा n सेल्स के लिए जनरलाइज फार्मूला। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो जनरल फार्मूला बनेगा वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सो ऑन 1 अपॉन R1। तो ये आ जाएगा हमारा जनरल एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब हम एक केस लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि ये जो n सेल्स हैं ये सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज ऑल n cells are identical। तो उस केस में क्या होगा, हमारा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस E अपॉन R प्लस डैश 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 n टाइम्स। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका एक्सप्रेशन होगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डैश 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 n टाइम्स। So this will come E equivalent upon R equivalent is equal to NE upon R। ये आया हमारा, और इसका क्या आया 1 अपॉन R equivalent is equal to N upon R। या फिर इसको हम और जनरलाइज सिंप्लीफाई कर लेते हैं, R equivalent is equal to R upon N। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें। तो दिस विल कम E equivalent अपॉन R इक्वेलेंट की वैल्यू हम R बाई N पुट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा NE अपॉन R। सो दिस विल कम E इक्वेलेंट इज इक्वल टू NE इंटू R अपॉन N इंटू R। दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू E, जो कि आना भी चाहिए था। इफेक्टिव EMF जब हम पैरेलल में सेल को पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। अब जब सारे के सारे सेल हमारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो एक सेल के बराबर आएगा ही आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस हर ब्रांच में सेम होता है। तो वही आया भी है यहाँ पे वही चीज़। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ई इक्विवेलेंट जो होगा वो जो नेट EMF होगा सेल का वो एक सेल के EMF के बराबर होगा।
ये आ गया हमारा। लेकिन जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R/N हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इन n पैरेलल सेल्स से हम अगर हम इसके कॉम्बिनेशन से अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट करते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R/N हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे करंट कितना होगा सर्किट में। ये जो करंट I है इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टोटल EMF हमारा E है और टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r/N, दैट इज इक्वल टू I। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले या फिर ऐसा ही चलिए हम इसी को सॉल्व करते फर्दर। अब हम केस 1 लेंगे। केस 1 क्या है? जब R/N इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, जब मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में R प्लस R/N जो होगा वो वैल्यू होगी हमारी R/N के बराबर। तो हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? E अपॉन R/N, दैट इज इक्वल टू NE अपॉन R, दैट इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन R, दैट इज इक्वल टू करंट in the circuit will be n times the current due to one cell, that is equal to current in circuit will be n times the current due to वन सेल। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उस केस में अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो जो करंट हमें मिलेगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जो करंट मिलेगी वो n टाइम्स होगी। एक सेल के द्वारा जो करंट मिलती उसके n टाइम्स होएगी। अब हम केस 2 लेते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अगर हम मान लेते हैं, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा R/N से इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो हमारा R प्लस R/N जो होगा वो हमारा R के बराबर होगा और I जो आएगा वो हमारा E अपॉन R के बराबर। मीन्स E अपॉन R मीन्स करंट ड्यू टू वन सेल, दैट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू वन सेल। तो n सेल्स को पैरेलल में लगाने के बाद अगर हम उन n सेल्स को एक ऐसे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो एक सेल की वजह से जो करंट फ्लो होती उसके बराबर होएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करने में फ़ायदा है क्योंकि करंट हमारी n टाइम्स हो जाती है। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा है तो हमको पैरेलल के बजाय, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। So these are the two topics, that is parallel combination of cells and series combination of cells। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।